Welcome to all of you in Team Nursing. Today discuss about introduction of metabolism. Metabolism is the term used to describe the interconversion of chemical component in the body. यानी जो मेटाबॉलिज्म है, जो टर्म है वो दी गई है कि जो केमिकल कंपोनेंट है हम जो ले रहे हैं बॉडी के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। इसके अलावा जो द पथवे टेकन बाई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे, कौन सा मॉलिक्यूल्स कहाँ काम आ रहा है, दे आर इंटर रिलेशनशिप, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा मैकेनिकली रूप से कैसे ये रेगुलेटेड और फ्लो हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म पाथवे के अंदर। इसकी मेनली 3 कैटेगरीज है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एम्फीबॉलिक। 3 पाथवे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिक। एनाबॉलिज्म पाथवे की हम बात कर लेते हैं। एनाबॉलिज्म, देखिए पहले तीनों को समझ लेते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जैसे हमने कुछ खाया, डाइट वगैरह हमने ली, उसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज जो हमें मिला, वो सब बॉडी के अंदर अब्जॉर्व किया इंटेस्टाइन से और बॉडी के अंदर स्टोर किया। उस कंडीशन को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। यानी स्टोरेज, यानी बाहर से हमने कुछ खाया, वो बॉडी के अंदर स्टोर हुआ, वो क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। कैसे स्टोर हुआ आगे समझेंगे। कैटाबॉलिज्म किस कंडीशन को, यानी ऐसी स्थिति जैसे जब हमने कुछ खाया नहीं, यानी हम फास्ट रहे या स्टारवेशन, भूखमरी वाली कंडीशन है, तो उस समय क्या होगा, जो स्टोरेज हुआ था, जो ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज, जो बॉडी के अंदर स्टोरेज हुआ था पहले एनाबॉलिज्म पाथवे में, वो वापस से आएगा सर्कुलेशन के अंदर। तो यानी जो स्टोरेज आइटम्स थे या जो स्टोरेज मटेरियल था वो वापस से सर्कुलेशन के अंदर आना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस है वो एम्फीबॉलिक कहलाती है। दोनों के बीच की जो प्रोसेस है, दोनों ऐसी स्थिति जो एनाबॉलिक भी नहीं है और कैटाबॉलिक भी नहीं है, दोनों के बीच में जो है उसको कहेंगे एम्फीबॉलिक। एक ऐसी लाइन बनेगी बीच में जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के बीच में, तो उसको हम एम्फीबॉलिक कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाबॉलिक पाथवे की। इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फ्रॉम स्मॉलर प्रिकर्सर्स। मीन्स इसका, यानी ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है सिंथेसिस ऑफ लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। यानी जो हम इसका सीधा मतलब, यानी जो डाइटरी हमने कंपोनेंट खाए हैं उन सब का सिंथेसिस करके किसमें, छोटे चीज़ों में बदलना। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसको ग्लूकोज के अंदर, इसके अंदर और भी, जैसे हमने कोई फैट लिया उसको लिपिड के अंदर। तो यानी ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे उसको, एनाबॉलिक पाथवे। जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमाइनो एसिड, जो प्रोटीन है उसको किसके अंदर चेंज किया इसने, एमाइनो एसिड के अंदर सिंथेसिस किया, ठीक है, और ट्राइग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोजन के रूप में। एनाबॉलिक पाथवे आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स इसके अंदर हीट जनरेट होती है, या हीट की जब ये एनाबॉलिक प्रोसेस होती है तो उस समय हीट की ज़रूरत होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है ये। कैटाबॉलिज्म पाथवे क्या होता है, इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो स्टोर हुआ, यानी एनाबॉलिक में क्या हुआ, जो स्टोर हुआ, जो हमने खाया वो स्टोर हुआ, वो वापस आया कैटाबॉलिज्म के अंदर। और ये एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी प्रकार की हीट सोर्स की। क्यों ज़रूरत नहीं होती है? क्योंकि ये इक्विवेलेंट होती है। यानी जब बॉडी के अंदर कोई चीज़, जैसे बॉडी के अंदर कमी होने लगी धीरे धीरे, किसकी, ग्लूकोज की कमी होने लगी, तो जो स्टोरेज ग्लूकोज है बॉडी के अंदर वो वापस से सर्कुलेशन में आने लगेगा। यानी वो स्टोरेज है, उसको बनाना नहीं है, तो इसलिए उसमें हीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एम्फीबॉलिक पाथवे ये क्रॉस रोड मेटाबॉलिज्म में देखिए, और ये लिंक है किस किस के बीच का, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिज्म पाथवे का, जैसे सिट्रेट एसिड साइकिल केमिस्ट्री के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एक 70 kg का जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, उसको रोज़ लगभग 1920 से लेके 29,000 तक क्या उसको आवश्यकता होती है, किसकी,
KCl एनर्जीज़ की उसको आवश्यकता होती है, यानी उसको फ्यूल बोलेंगे हम। एनर्जी को हम यहाँ क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो ऐसे बॉडी को चलने के लिए भी KCl एनर्जी चाहिए, तो वो बॉडी का फ्यूल हो गया, ठीक है। और ये सब 1920 से लेकर 2900 तक जो हमने दिया है, इसके अंदर भी कई डिवाइडेशन है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क करते हो, कैसी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, नॉर्मल वर्क करते हो, या फिर आप बैठ के वर्क करते हो, तो उसी हिसाब से बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। लगभग की बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट 40 से 60% होता है इसमें, लिपिड हमारा 30 से 40% होता है, ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन होता है वो 10 से 15% के आसपास चाहिए हमको। इसके अलावा देयर इज ए कांस्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक फ्यूल थ्रू द डे, यानी इसकी हमें ज़रूरत होती है पर डे मेटाबॉलिज्म के लिए, इस इतना जो हम ऊपर लिखे हैं इस सब की। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हम फ्यूल ले रहे हैं इसको हम दिन में कई बार खाने से लेते हैं, इसलिए इसको हमें ज़रूरत होती है रिजर्व करने की। बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत रिजर्व होना चाहिए। रिजर्व कैसे होता है, रिजर्व की हम बात कर लेते हैं, यानी कैसे स्टोर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ये आपका प्रोटीन, तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल्स के अंदर स्टोरेज होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। लिपिड ट्राइग्लिसराइड के रूप में एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है। एडिपोज टिश्यूज़ जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, फैट के स्टोरेज होता है इनके अंदर, बॉडी के अंदर होते हैं एडिपोज टिश्यू, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड के रूप में लिपिड स्टोरेज होता है। और इसके अलावा प्रोटीन्स स्टोर होती है, कई सारे कंपोनेंट प्रोटीन के बने होते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इफ द इंटेक ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल इज कॉन्स्टेंटली ग्रेटर देन एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि जितनी हमें ज़रूरत है एनर्जी की, जो बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हम ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, स्टोरेज बढ़ेगा बॉडी के अंदर। यानी हमको जितनी ज़रूरत है, जैसे हमको ज़रूरत है 2400 KCl की और हम ले रहे हैं रोज़ 2900 KCl, तो उसमें क्या होगा, जो 2400 के बाद का जो एनर्जी है वो सब क्या होगा, स्टोरेज होने लगेगा बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के रूप में एडिपोज टिश्यूज़ में। उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इफ द इंटेक ऑफ द मेटाबॉलिक फ्यूल इज कंसिस्टेंटली लोअर देन एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है 2900 KCl की, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम अगर रोज़ एनर्जी ले रहे हैं 2400 KCl, तो इसका मतलब 400 KCl हम कम ले रहे हैं। तो अगर कम ले रहे हैं और ऐसे हम लगातार कम लेते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी मसल्स है वो कमज़ोर होने लगेगी, मसल्स ख़त्म होने लगेंगी। इसके अलावा बॉडी के अंदर और भी कई सारी चीज़ें क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। हेयर कलर चेंज होने लगेगा, स्किन चेंज होने लगेगी, सर्कुलेशन, सारे सिस्टम, मेंटल, हर तरीके से बॉडी के अंदर क्या होने लगेगा, चेंजमेंट आने लगेगा। और लगातार बहुत लॉन्ग पीरियड तक कॉन्स्टेंटली अगर आप इसको कम ले रहे हैं या लगातार कम करते जा रहे हैं, तो इससे डेथ भी हो सकती है। मेटाबॉलिज्म की हम बात कर लेते हैं, तो ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर मेटाबॉलिज्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेशंस बाय द सिट्रेट एसिड साइकिल। सिट्रेट साइकिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हम, प्रोटीन खाते, फैट खाते। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाएंगे तो वो चेंज किस में होगी, सिंपल शुगर में। किस में, डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन किस में होगा उसका, सिंपल शुगर बनेगी उसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। प्रोटीन हम जब लेते हैं तो प्रोटीन किस में जाके डाइजेशन होता है, उसका डाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा, उससे अमाइनो एसिड बनेगा। फैट से क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। जब इसका कैटाबॉलिज्म होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए की उपस्थिति में सिट्रेट एसिड साइकिल में, तो इससे क्या बनेगी, एटीपीज बनती है। ये आप याद रखिए, इसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ग्लूकोज मेजर फ्यूल होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है वो मेनली किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। और जो मेटाबॉलिज्म के अंदर पायरुवेट एरोबिकली एंड लैक्टेट एनारोबिकली बाय द पाथवे ऑफ द ग्लूकोलाइसिस विच इज
फर्दर गेट्स रिड्यूस टू एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम की उपस्थिति में जब मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, तो अगर एरोबिकली यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट बनेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा? पायरुवेट, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनेगा ग्लूकोज से। देखिए जैसे ग्लूकोज किस तरीके से बॉडी में काम आएगा। पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को लेके जा रही है। ग्लूकोज पहुंचा लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या होगा? इंसुलिन की उपस्थिति में। इंसुलिन कहाँ से आता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल से आता है। हम पैनक्रियाज में पढ़ चुके। तो ग्लूकोज इंसुलिन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। किसके में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। ओके। और जब जब ये तो कब कब कन्वर्ट होके और स्टोरेज होने लगेगा लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर। क्यों स्टोरेज हो रहा है? क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़्यादा है, या रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो बचेगा वो ग्लाइकोजन के अंदर चला जाएगा, ग्लाइकोज स्टोरेज हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो ग्लूकागॉन जो पेनक्रियाज के द्वारा जो हार्मोन्स एंजाइम आया था ग्लूकागॉन की उपस्थिति में ये क्या होगा? वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या क्या काम करेगा ये ग्लूकोज? देखिए, एक तो सारी बॉडी की सभी सेलों को फ्यूल देता है, यानी सभी सेलों को चलने के लिए एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। इसके अलावा मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। इसके अलावा जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इसके अलावा जो फैट डिपोट्स स्टोरेज, फैट और फैट के रूप में भी क्या होता है? स्टोरेज होता है। और इसके बारे में जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ द स्टोरेज पॉलीमर ग्लाइकोजन इन द स्केलेटल मसल्स एंड लीवर। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का सिंथेसिस होना कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स और लीवर के अंदर। इसके अलावा पीपी होता है एक पीपीपी, इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। कौन सा पाथवे होता है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है समझने के लिए। एक होता है पायरुवेट एंड इंटरमीडिएट ऑफ द सिट्रेट एसिड साइकिल। इसके अंदर नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स वगैरह काम आते हैं। ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको सिट्रेट साइकिल के अंदर समझा दिया है या समझाया गया है। आप वहाँ पे इसको देख सकते हो, यहाँ साइकिल दी नहीं है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वर्ड पे ध्यान दिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी प्रोड्यूस ऑफ सिंथेसिस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज सिंथेसिस बन रहा है कहाँ पर? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिक्यूर्सर्स सच एज लैक्टिक एमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी ऐसे प्रोक्यूर्सर्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जो क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट है, उनसे ग्लूकोज बन रहा है। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कब बनता है? जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कमी होने लगती है सर्कुलेशन के अंदर, तब लीवर के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब मटेरियल से क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैसे काम आता है ग्लूकोज? देखिए, ग्लूकोज जाएगा। ग्लूकोज अगर एनारोबिक कंडीशन है, कैसी कंडीशन? एरोबिक और एनारोबिक दो स्थिति होती है, ठीक है। एरोबिक यानी जब ऑक्सीजन है, एनारोबिक यानी ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। और यहाँ पर कुछ एटीपीज रिड्यूस होगी और 2x पायरुविक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, सेल की साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। और एसिटाइल लैक्टिक एसिड कब बनता है? एनारोबिक कंडीशन में बनता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो। और एसिटाइल कोएंजाइम ए की उपस्थिति में ये क्या होगा? ऑक्सिलोलैक्टिक एसिड में सिट्रेट जो या कर्व साइकिल जिसको कहते हैं, उसकी उपस्थिति में ये चेंज होता है और यहाँ पर किसका निर्माण होता है? एटीपीज का निर्माण होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। लिपिड एक बहुत फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है और इसकी भी दो प्रोसेस होती है। जैसे डाइट के अंदर आपने लिपिड लिया, फैटी एसिड लिया,
ठीक है। तो लिपोलाइसिस होकर ट्राईग्लिसरॉल के अंदर ये ट्राईग्लिसरॉल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राईग्लिसरॉल बनेगा। और अगर बीटा ऑक्सीडेशन होगा, लिपोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? ट्राईग्लिसरॉल। और बीटा ऑक्सीडेशन होगा लिपोजेनोसिस, यानी इसके अंदर क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रिया कराने में काम आता है। नेक्स्ट एमाइनो एसिड्स की हम बात कर लेते हैं। एमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन का प्रोटीन के बाद में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं एमाइनो एसिड, जिसको हम कहते हैं, ये ग्रुप है, एमाइनो एसिड ग्रुप होते हैं। ठीक है। जैसे जो एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इंटरमीडिएट बाय द ट्रांसमिशन यूजिंग द एमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अदर एमाइनो एसिड। कैसे? जैसे डेमिनेशंस कैसे होगा इसका? देखिए, रिमूवल ऑफ एमाइनो नाइट्रोजन्स यूरिया बाय यूरिया साइकिल। प्रोटीन जो यूरिया बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है। प्रोटीन में सबसे पहले यूरिया को बाहर निकाल दिया, किसके द्वारा? यूरिया साइकिल के द्वारा। उसके बाद में इसका ट्रांसमिशंस होगा। कैसे इसका ट्रांसमिशंस होगा? देखिए, सिट्रेट एसिड साइकिल द्वारा इसका क्या होगा? ट्रांसमिशंस होता है। और जो नया ग्लूकोज बनता है, इससे एमाइनो एसिड यानी प्रोटीन से ग्लूकोज बनेगा, वो किसके द्वारा बनेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस मटेरियल के द्वारा। एमाइनो एसिड क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो इसलिए इसके द्वारा जो बनता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और कीटोन बॉडीज भी बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि जैसे इंडोजेनियस बॉडी प्रोटीन होती है, एक एक्सोजेनस होती है। इंडोजेनस बॉडी यानी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है वो एमाइनो एसिड के रूप में होती है। और जो हम बाहर से खाते हैं वो भी प्रोटीन टूट के किस में बदल जाती है? एमाइनो एसिड में बदल जाती है। और सिंथेसिस होने के बाद में जो ट्रांसमिशंस होते हैं वो उसके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी जो हमें ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत है। नॉन एसेंशियल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिनकी नहीं है। तो ये सब एक अमाइनो एसिड पूल बनाते हैं। पूल बनाने के बाद में ये क्या क्या बॉडी के अंदर करेंगे? तो देखिए, एक तो ये बॉडी को क्या करते हैं, जो प्रोटीन होती है यानी जो अमाइनो एसिड होती है, बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो टूट फूट हो रही है, बॉडी के अंदर कहीं कुछ नुकसान हुआ है, कोई इंजरी हुई है, उसको भरने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन के बने होती है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन की बनी होती है। जितनी भी एंटीबॉडीज होती है वो सब किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस जो पार्ट होता है उसको बाहर निकालने का ये काम करते हैं, और बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। कुछ इस तरीके से एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन्स वगैरह जब ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी इसमें सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है। तो इस समय ये क्या करेंगे? सेल्स पर जाएंगे, टिश्यू पर जाएंगे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी जाते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, सम अमाइनो एसिड जिनकी रिक्वायरमेंट जो क्या करते हैं, सेल या टिश्यू के द्वारा वापस से सर्कुलेशन में भेज दिए जाते हैं। जब वो सर्कुलेशन में जाएंगे लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर के अंदर जाने पर नॉन नाइट्रोजेनियस पार्ट वहाँ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। नाइट्रोजनस पार्ट अलग हो जाता है और नॉन नाइट्रोजनस पार्ट अलग हो जाता है। नॉन नाइट्रोजनस पार्ट कहाँ चला जाता है? ये जो नॉन नाइट्रोजनस पार्ट है वो चला जाएगा यूज होने के लिए बॉडी में वापस से, यानी वो एनर्जी देने के लिए और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनने के लिए। और जो नाइट्रोजनस पार्ट है वो अलग हो जाएगा और किडनी के द्वारा यूरिया के रूप में उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। थैंक यू।